हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम जी.एन. लेविस का कंसेप्ट करेंगे। इसमें हम आर्कटिक थ्योरी, डॉपलेट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से ट्रिक्स बताएंगे, प्रीवियस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फेडरल बोर्ड का कंसेप्ट, सिंध बुक का कंसेप्ट, केपीके बुक का कंसेप्ट, पीएमसी सिलेबस का कंसेप्ट, सब मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दे कि हमारे पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारे पास बनता है, तो इसका कंसेप्ट किस तरह एराइज हो गया। देखो 1800 में हमारे पास जो डाल 1800 ईस्वी में हमारे पास जो जॉन डाल्टन है, इसने एटम का मॉडल दिया। तो उस वक़्त जब उसने एटम का मॉडल दिया तो उस वक़्त लोग ये सोचते थे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल, ये चीज़ें किस तरह, किस नेचर के बुनियाद पर जो है कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट हमारे पास ये था। फर्स्ट जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हमारे पास ये था, लोग ये सोचते थे कि हमारे पास सब्सटेंस है, असल में हमारे पास एक एटम है, उसमें ज़्यादा प्रोटॉन होगा, दूसरे में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और हमारे पास इसी तरह चीज़ें कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हमारे पास H2O है, देखिए हमारे पास H2O है। तो इसी तरह लोग सोचते थे कि ऑक्सीजन में अब इसका अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बेचारे में तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, मतलब एक साइड पर करेगा, और ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह इस दूसरे का साथ भी ऐसा अमल करेगा और इसके साथ जो है फोर्स क्रिएट हो जाएगा, और ये तो एक्चुअली मतलब बॉन्ड है ना। ठीक है, तो बॉन्ड का कंसेप्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा था। अब इस पर मतलब उन्होंने ये बताया कि सब कंपाउंड, सब सब्सटेंस हमारे पास इस तरह डिज़ाइन होते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट उस वक़्त फेल हो गया जब हमारे पास लाइक मॉलिक्यूल जो है डिस्कवर हो गए। लाइक मॉलिक्यूल्स देखिए कि हमारे पास N2 है, इसी तरह हमारे पास H2 है, इसी तरह हमारे पास P4 है, Cl2 है, Br2 है, ये आल जो सेम मॉलिक्यूल है। अब अगर आप ऐसा कहेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड बनता है। अब अगर आप नाइट्रोजन में देखें तो एक नाइट्रोजन में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी है, इसके साथ भी उतना इलेक्ट्रॉन इतना प्रोटॉन भी होगा। तो फिर क्यों ये बॉन्ड में है यार, ये क्यों बॉन्ड में है? तो मतलब ये कंसेप्ट जो है इधर जो है फेल हो गया। मतलब उसने लाइक एटम्स और ये सब एटम को एक्सप्लेन नहीं कर दिया, तो मतलब ये कि ये कंसेप्ट गलत है। लेकिन प्रीवियस ज़माने में तो लोगों का कंसेप्ट यही था ना, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट फेल हो गया कि यार ये कंसेप्ट तो ठीक नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो आई थिंक अब मुझे पता नहीं कि कितना सदी था, जी.एन. लेविस जो है आ गया, और जी.एन. लेविस ने जी.एन. लेविस साइंटिस्ट था, उसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया। क्या किया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी.एन. लेविस ने बताया कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल बनता है या हमारे पास चीज़ें बनते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का जो है शेयर होता है, एक एटम दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया। क्या दिया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया। अब इसके कंसेप्ट के मुताबिक इसके कंसेप्ट में आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है, ऑक्टेट थ्योरी। क्या? ऑक्टेट थ्योरी। इसके कंसेप्ट में ऑक्टेट थ्योरी आता है। ये कहता है कि एक एटम है तो एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट थ्योरी के मुताबिक द एटम विल
कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस शेल, ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करेगा। इसने ये कंसेप्ट दिया। कैसे? देखो ऐसे, एज हमारे पास ये है कि हमारे पास एक एटम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अगर आप देखें तो इसके साथ जो है वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें पता है ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि एक एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उतना ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लिहाजा ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है और H2O बनाता है। अब H2O को अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी जो है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। अब देखो आप गिन ले तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ भी आता है और इसके साथ भी आता है, ठीक है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आप देखें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में भी आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आप देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आप देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, क्योंकि ये हीलियम की तरह चाहता है कि मैं हीलियम की तरह बन जाऊं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डॉपलेट कंसेप्ट है। क्या है हमारे पास? डॉपलेट कंसेप्ट कि एक एटम अपने के शेल में, ठीक है, मैं के शेल की बात कर रहा हूं, अगर के शेल वैलेंस शेल के तौर पर काम करता है तो ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉपलेट कंसेप्ट भी हो गया और ऑक्टेट कंसेप्ट भी हो गया, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा अगर हमारे पास आप देखें NH3 है हमारे पास। क्या है हमारे पास? NH3 है। तो नाइट्रोजन को आप देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तुम्हें पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 5 ग्रुप से बिलोंग करता है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 के साथ मैं कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूं कि ये हमारे पास 8 आ जाए, 3, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कि एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ तीसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जो है मिल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिया, 2 इसमें बाकी रह गए। तो मतलब अब इसमें आप देखिए ये इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो गए। तो हाइड्रोजन का डॉपलेट कंप्लीट और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ये ऑक्टेट थ्योरी था, ठीक है, ये ऑक्टेट थ्योरी। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह आते हैं ऑक्टेट थ्योरी में देखते हैं। शाबाश, इसको लिख ले, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखिए ये जीएन लेविस का जो कंसेप्ट है, जीएन लेविस का जो कंसेप्ट है, जीएन लेविस का कंसेप्ट या जीएन लेविस का जो थ्योरी है, ठीक है, इसका जो थ्योरी है आपने याद रखना है कि ये थ्योरी ओनली एंड ओनली, ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो है ओनली फॉर वैलेंस शेल के लिए है। किसके लिए है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब देखो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन हम गिनेंगे कि ये हमारे पास बॉन्ड पेयर में आते हैं। देखो मैं इस तरह कहता हूं कि वैलेंस शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है बॉन्ड पेयर, ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर है, हमारे पास क्या है? हमारे पास बॉन्ड पेयर। और दूसरा हमारे पास है लोन पेयर। क्या है हमारे पास? लोन पेयर से, ठीक है। एक हमारे पास बॉन्ड पेयर से, दूसरा हमारे पास लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो
ये बॉन्ड पेयर हमारे पास जो है ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रेजेंट है इन शेयरिंग, मतलब एक एटम से और दूसरे एटम से शेयर फॉर्म में जो है प्रेजेंट है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। और ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन से जो कि नॉन बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्ड में शामिल नहीं है, नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कैसे, हाउ, देखो ऐसे हमारे पास H2O है, क्या है हमारे पास H2O है। अब अगर H2O को आप देखें तो H2O में सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, वो एटम जो हमारे पास एक कंपाउंड में सिंगली एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, तो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप H2O में देखें तो इन H2O में, अब H2O में बात कर रहा हूं, ठीक है, इन H2O ऑक्सीजन ऑक्सीजन वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो हमारे पास ऑक्सीजन H2O जब हमारे पास बनता है तो ये बनता है 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम से जो है बनता है। ठीक है, एक ऑक्सी से बनता है। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसी तरह मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर आप देखें तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जो है शेयर किया है, इसी तरह इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है। ठीक है, अब देखो दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ऑक्सीजन में अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने भी शेयर किए, तो 6 से 2 गया, हमारे पास कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो एक हमारे पास यहां पर इसी तरह, दूसरा हमारे पास यहां पर इसी तरह। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 तो शेयर हो गए, ये तो हमारे पास शेयर हो गए। ठीक है, तो शेयर हो गए तो 1 और 2 शेयर हो गए। हाइड्रोजन ने भी शेयर किए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, मतलब हाइड्रोजन के पास भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये शेयरिंग में है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास H2O है, H2O में ऑक्सीजन है और H2O में हाइड्रोजन है, आप मुझे बता दें कि H2O के ऑक्सीजन एटम में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप कह दे कि 2 4, 4 तो अपना है, 2 शेयरिंग में है, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, इसी तरह H2O के हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक H2O में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी जो है शुमार होते हैं। आपने इस तरह बोलना है। ठीक है, अब देखो तो ऑक्टेट थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो गए। अब ये जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लोन पेयर है, ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर से। तो बॉन्ड पेयर तब बनेगा जब हमारे पास एटम्स बॉन्ड बनाता है, तब हमारे पास बॉन्ड पेयर बनेगा। और वो बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर कोवेलेंट का है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का है, वो हमारे पास कोवेलेंट होना चाहिए। तो बॉन्ड पेयर किस में प्रेजेंट होगा, अपने पास लिखिए, बॉन्ड पेयर्स किस में प्रेजेंट होगा, बॉन्ड पेयर्स हमारे पास जो है ओनली प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगे इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड पेयर नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर होगा। अब अगर आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है और आपसे पूछे कि आप इसमें लोन पेयर फाइंड करें, तो आप लोन पेयर किस तरह फाइंड करेंगे, या आपसे क्यों दे कि आप चलो बॉन्ड पेयर फाइंड कर दे, तो बॉन्ड पेयर आप किस तरह फाइंड करेंगे। देखो इजी ट्रिक है, तो अपने पास ट्रिक लिखिए। ट्रिक आपके पास ये है, ट्रिक फॉर बॉन्ड। बॉन्ड पेयर के लिए ट्रिक्स
क्या है। देखो एक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स, कि उसने बॉन्ड्स कितना बनाया है, जितना बॉन्ड से उतना उसमें बॉन्ड पेयर है। अब देखो हमारे पास H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो दो बॉन्ड है तो H2O में आपके पास जो है 2 बॉन्ड पेयर है। क्या है हमारे पास? 2 बॉन्ड पेयर है इसमें। अब लोन पेयर किस तरह फाइंड करना है? ट्रिक पर लोन पेयर किस तरह फाइंड करेंगे? लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एटम ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सी ए का मतलब है सेंट्रल एटम, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि इसने बॉन्ड्स कितना बनाया है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डिवाइड बाय 2। ये आपके पास लोन पेयर का फार्मूला है, मतलब इसके थ्रू आप लोन पेयर फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? लोन पेयर फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, देखो इस तरह, ये आपके पास जो है H2O है, क्या है आपके पास? H2O में तो आपने फाइंड कर दिया कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर है। अब लोन पेयर इसमें कितना होगा? लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना है? तो आप ये सोच ले कि ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जितना ग्रुप से बिलोंग करता है उतना ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो 6 माइनस H2O में कितना बॉन्ड बना है? सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 बॉन्ड है? अब हाइड्रोजन को देके, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब 2 बॉन्ड बनेगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 2, मतलब ये कि H2O में 2 लोन पेयर जो है अवेलेबल है। इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। शाबाश, इसको लिख ले, एमसीक्यूज करते हैं, शाबाश, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है, एमसीक्यूज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स इन NH3 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितना है रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए, इसमें बॉन्ड पेयर आपके पास 2 और लोन पेयर भी 2 है। ऑप्शन बी, इसमें 2 एंड 3 है। ऑप्शन सी 3 एंड 3 है। ऑप्शन डी 3 एंड 1 है। शाबाश, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितना है? देखो पास करके प्रैक्टिस कर ले, शाबाश। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि आपने ऐसा करना है कि NH3 है आपके पास, NH3 ऐसा बनाना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसमें बॉन्ड पेयर फाइंड करना है। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है इसमें, तो मुझे बॉन्ड पेयर पता चल जाएगा। अब बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें कितना हो सकते हैं? देखो 3 हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोजन ओनली एक बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि अपना डॉपलेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब ये कि NH3 में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। अब और एटम तो नहीं है, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है। अब इसमें लोन पेयर कितना है? लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम से कौन सा है? नाइट्रोजन है, वेरी गुड, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स को से माइनस करें, 2 पे डिवाइड कर ले, ठीक है। तो लोन पेयर कितना आ गया? लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना है? सर मुझे कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन में कितना है? अब देखो यार, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? नाइट्रोजन सर 5 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो लिखो ना 5 है, ठीक है। 5 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना है? ये है -3 है, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 2 डिवाइड बाई 2, इससे 1 आता है, और ये 1 है आपके पास। लोन पेयर इज इक्वल टू 1, इसमें 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो आप ऑप्शन कौन सा ठीक है? ये ऑप्शन है ना। अब देखो स्ट्रक्चर ये है, देखो वेरी बेटा, ये आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये आपके पास हाइड्रोजन, ये वेस्ट पृथ्वी में पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो आपके पास एक लोन पेयर है इसमें,
और 3 इसमें बॉन्ड पेयर से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो बेटा आपके पास जो है, चलो आ जाओ, आपके पास क्या है, आपके पास HF है। आप मुझे बता दें कि HF में लोन पेयर कितना है, इसमें लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इसमें कितना है, और बेटा बॉन्ड पेयर कितना है, शाबाश ये बताओ। तो देखो इजी है। अब लोन पेयर में किस में पॉइंट करो, हाइड्रोजन में या फ्लोरीन में, कि उनकी सेंट्रल एटम तो इसमें नहीं है। देखो दोनों में पॉइंट कर लो, चलो दोनों में पॉइंट करते हैं। हाइड्रोजन में सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना है। तो बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन का अगर आप देखें, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है तो एक बॉन्ड है। हाइड्रोजन का लोन पेयर आप देखें तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी बॉन्ड पेयर में आ गया ना, तो इसके पास लोन पेयर 0 है। वेरी गुड, शाबाश। अब फ्लोरीन का देखते हैं, फ्लोरीन का बॉन्ड पेयर कितना है। देखो अगर हाइड्रोजन एक है तो फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन कहेगा कि मैं तो 4 बनाता हूं, नहीं यार, जितना ये बनाता है उसके साथ बनाता है उतना फ्लोरीन का भी बॉन्ड होगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर फ्लोरीन का जो है 1 है। अब फ्लोरीन का लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इज इक्वल टू, तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई 2। अब लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में कितना है, सर कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अरे 7 से बिलोंग करते हैं यार, ठीक है 7 लिखता हूं। तो 7 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, अरे 3, अरे सर 3 कैसे होगा, अरे ऐसे होगा। देखो ये आपके पास HF है, HF है, ठीक है। तो ये आपके पास बॉन्ड पेयर, ये आपके पास लोन पेयर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लोन पेयर है। तो 3 आपके पास एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब इसको 6 लोन पेयर ना बोले यार, 6 लोन पेयर, पेयर पेयर को कहते हैं यार, जोड़े को कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो मतलब एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो मतलब इसमें 3 लोन पेयर और इसमें जो है आपके पास 1 आपके पास बॉन्ड पेयर। तो ये आपको आना चाहिए, इजी है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज अक्सर ये भी आता है कि आपके पास ये ऑक्टेट जो थ्योरी है, ऑक्टेट थ्योरी, ये पॉइंट्स अपने पास नोट करें कि ऑक्टेट थ्योरी ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम परफेक्टली, सराउंडिंग एटम के लिए ये परफेक्टली ओबे होता है, अप्लाई होता है 100%, 100% सराउंडिंग एटम के लिए अप्लाई होता है। 100% तो ना लेके चलो, अब आप ऐसा कंपाउंड लाओगे कि इसमें नहीं अप्लाई होता, तो मुझे पता नहीं है, वो मुझे याद तो नहीं। तो 91%, 99% जो है ये सराउंडिंग एटम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ये बात याद रखिए कि ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी आर नॉट नेसेसरी, are not necessary to apply for central atom। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट थ्योरी का अप्लाई होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होता है, कभी अप्लाई हो सकता है, कभी नहीं अप्लाई हो सकता। तो मतलब ये कि ऑक्टेट थ्योरी जो आपके पास है, जरूरी नहीं कि ऑक्टेट थ्योरी हमारे पास सेंट्रल एटम के लिए 100% हम अप्लाई होगा, ये जरूरी नहीं है। अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल में, ठीक है। लेकिन सराउंडिंग एटम के लिए जरूरी है कि ऑक्टेट थ्योरी अप्लाई होगा। सर कंसेप्ट नहीं आता है, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। शाबाश, इनको लेकर स्क्रीनशॉट लें, से मिटा दें, चलो मिटाते हैं। अब देखो सपोज हम कहते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी जो है, ऑक्टेट थ्योरी ये नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी टू अप्लाई, कि अप्लाई हो जाए, अप्लाई फॉर सेंट्रल एटम, CMA लिखूंगा, ठीक है। ऑक्टेट थ्योरी आर नॉट नेसेसरी टू अप्लाई फॉर सेंट्रल एटम। इसका एक्सप्लेनेशन कर ले सर, ठीक है करता हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास ग्रुप 3 एलिमेंट्स है, क्या है हमारे पास
ग्रुप 3 का एलिमेंट्स है। तो ग्रुप 3 का जितना भी एलिमेंट्स है आप इसको दे के, सपोज मैं लेता हूँ कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है और हमारे पास है BF3। क्या है हमारे पास? BF3 है। अब देखो, तो ऑक्टेट थ्योरी के मुताबिक एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास बोरान है, ये हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है। बोरान के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हें पता है? अगर ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं तो ठीक है ना, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान बॉन्ड कितना बनाएगा यार? बोरान जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा 3 इसके ज्यादा नहीं बना सकता। अब फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोरीन भी 1 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाएगा? 1 बॉन्ड बनेगा, 1 के सिवा नहीं बना सकता। अब देखो, तो बोरान 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, दूसरा भी शेयर करता है और तीसरा भी शेयर करता है। तो बोरान के वैलेंस शेल में आप देख के BF3 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। BF3 हमारे पास मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है यार, हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब बोरान के वैलेंस इन BF3 में बोरान के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। अरे ऑक्टेट तो बता रहा है कि इसके पास 8 होना चाहिए, अब 8 तो नहीं आए, 6 आ गए। तो मतलब ये कि आपका ऑक्टेट थ्योरी फेल होता है सेंट्रल एटम के लिए। अब इसके अलावा अब देखो, अगर मैं सराउंडिंग एटम की बात कर लो, तो ये आपके पास सराउंडिंग एटम और 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर, ये भी इसके साथ अप्लाई होता है। तो मतलब ये कि फ्लोरीन में इन BF3 फ्लोरीन में आप देखें तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 और 2 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये कि सराउंडिंग एटम अप्लाई ऑक्टेट थ्योरी, बट सेंट्रल एटम नॉट नेसेसरी टू अप्लाई द ऑक्टेट थ्योरी। अब देखो, इसी तरह हमारे पास ग्रुप 3 का जितना भी एलिमेंट है, हमारे पास बाबर, आली, गिलानी, इंडियन थे, तो ये हमारे पास सब जो ग्रुप 3 एलिमेंट है, ये ऑक्टेट थ्योरी जो है अप्लाई नहीं करता। ऑक्टेट थ्योरी डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करता, ठीक है, इसके लिए अप्लाई नहीं होता। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास ग्रुप 7 के एलिमेंट है, और ग्रुप 7 के कुछ एलिमेंट्स अगर हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड बना दे, तो फिर उस स्पेशल कंपाउंड के लिए भी ऑक्टेट थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? कैसे देखो, ऐसे हमारे पास देखो, अगर HF है तो HF को आप देखें तो यहाँ पर इसमें भी ये फ्लोरीन में आपके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन में आप देखें तो इस हाइड्रोजन में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारे पास ग्रुप 7 का एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, एस्टेटीन भी है, लेकिन एस्टेटीन ज्यादातर बॉन्ड्स में शामिल नहीं होता, ठीक है। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या आयोडीन का? सर, अगर मैं ग्रुप में नीचे आऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। वेरी गुड, शाबाश। तो अब मैं अगर कहूँ कि हमारे पास फ्लोरीन भी है और आयोडीन है, मैं फ्लोरीन और आयोडीन की बात करूँ, ठीक है, हमारे पास फ्लोरीन है और हमारे पास आयोडीन है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनाता है वो हमारे पास है IF7। क्या है हमारे पास? IF7 है। कैसे? देखो, अगर ये हमारे पास एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सिस में प्रेजेंट है, और फ्लोरीन हमारे पास ये फ्लोरीन हमारे पास एक्सिस में प्रेजेंट है, और ये आयोडीन हमारे पास लेस है, मतलब लेस क्वांटिटी 2-3 प्रेजेंट है, ये ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है। तो आयोडीन में आप देखिए, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में आपके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि फ्लोरीन तो एक्सिस में है और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन इससे लेता है, फिर इससे दूसरा भी लेता है, फिर इससे तीसरा भी लेता है, इसी तरह इससे चौथा भी लेता है, इसी तरह इससे पांचवा भी लेता है, छठा भी लेता है, और इसके साथ जो है क्या होता है, सातवां इलेक्ट्रॉन भी इससे लेते हैं। मतलब सब इलेक्ट्रॉन आयोडीन जो है 7 फ्लोरीन को देता है,
क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे कम है ना, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप देखें तो ये सब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों हमारे पास जो है नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसको देख के ये हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, हमारे पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है हमारे पास। अगर आप सेंट्रल एटम को देखें तो सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है, हमारे पास आयोडीन है। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, आयोडीन है। अब आयोडीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, आयोडीन के वैलेंस शेल में आप देखें तो आयोडीन के वैलेंस शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 10 12 14, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या बता रहा है बेटा, ऑक्टेट बता रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मतलब आयोडीन के लिए ऑक्टेट थ्योरी अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप फ्लोरीन के केस में देखें, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर किया उसने, और ये उसके साथ जो है ये इसी तरह ये, तो IF7 में आयोडीन ने जो है, आयोडीन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास 14 है, मतलब ये अगेंस्ट है हमारे पास द ऑक्टेट थ्योरी, ये ऑक्टेट थ्योरी का अगेंस्ट है। लेकिन इसमें आप फ्लोरीन को देखें, इसमें जो फ्लोरीन है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, तो मतलब ये कि ऑक्टेट थ्योरी हर जगह, ऑक्टेट थ्योरी हमारे पास है, ऑक्टेट थ्योरी अप्लाई होता है, अप्लाई फॉर सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम के लिए अप्लाई होता है, बट डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई फॉर सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के लिए अप्लाई नहीं होता, या CA आप लिख ले, सेंट्रल एटम के लिए अप्लाई नहीं होता। वो प्रूफ आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल कह लूं कि आपके पास PCl5 है, इस केस में आप भी देख ले, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस है, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन, ये हमारे पास क्लोरीन। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में आप देखें इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट तो आपको बता रहा है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में देखें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो मतलब सराउंडिंग के लिए यहाँ पर भी अप्लाई हो गया, लेकिन सेंट्रल के लिए अप्लाई नहीं हुआ। तो ये ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक है कि ऑक्टेट थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो है सराउंडिंग एटम के लिए अप्लाई होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। शाबाश, इन पर MCQs करते हैं कि MCQs किस तरह आते हैं। शाबाश, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। MCQs अपने पास लिख के, MCQs आपके पास ये है, द ऑक्टेट थ्योरी are not apply for a molecule of central atom, for a central atom R, वो हमारे पास कौन सा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए हमारे पास है BF3, ऑप्शन बी हमारे पास है AlCl3, ऑप्शन सी हमारे पास है H2O, ऑप्शन डी हमारे पास है बोथ A एंड B। इसी तरह अगर ऑप्शन ए से आ जाए B, C और D, कि आपके पास है PCl5, IF7, आपके पास है NH3 और D आपके पास है कि बोथ A एंड B, ये है। अगर ऑप्शन ए से आ जाए, ऑप्शन ए आपके पास B और C और D आपके पास है, कि आपके पास है H2O, आपके पास है BeCl2, ऑप्शन सी आपके पास है HF, या इस तरह आपको दे कि आपके पास है PCl3 और डी आपके पास है कि ऑल ऑफ दीस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, मतलब मैंने जस्ट ऑप्शन को चेंज कर दिया, ठीक है।
अब इसमें देखिए आपसे कह रहे कि द आर्कटिक थ्योरी आर नॉट अप्लाई फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम के लिए आर्कटिक थ्योरी चाहता है आपसे, सेंट्रल एटम के लिए अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता, वो आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप देख ले कि BF3 है आपके पास, मैंने ऑलरेडी कहा कि BF3 है आपके पास, ग्रुप 3 एलिमेंट में आता है। ग्रुप 3 एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप गिन ले, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, 2 2 2, तो मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए अप्लाई नहीं होता। इसी तरह AlCl3 भी ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, इसके लिए अप्लाई नहीं होते। सेंट्रल एटम के लिए आप देखना है। ठीक है, सराउंडिंग एटम के लिए तो अप्लाई होता है यार, वो तो ठीक है, सराउंडिंग एटम के लिए तो अप्लाई होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए डॉपलेट थ्योरी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, H2O है, H2O में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक उसके साथ शेयर हो गया। अब देख ले कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मतलब ये कि ऑक्सीजन के लिए H2O के ऑक्सीजन एटम के लिए अप्लाई होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम मांग रहे हैं। इसी तरह इसके लिए भी अप्लाई नहीं होता, इसके लिए भी अप्लाई नहीं होता, NH3 के लिए अप्लाई होता है। तो मतलब ये इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, अब इसमें ये नहीं आता, क्योंकि आपसे मांग रहे कि नॉट अप्लाई फॉर, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आता है। ठीक है, आई थिंक मैंने ये कहा कि इसमें ये आता है, ये नहीं आता। ठीक है, ये आता है क्योंकि नॉट अप्लाई। अगर ऐसा आ जाए, इसमें कौन सा आता है, इसमें BeCl2 आता है, क्योंकि BeCl2 को आप देखिए, ये आपके पास बेरिलियम है, ये आपके पास Cl है, ये आपके पास Cl है। ठीक है, तो क्लोरीन और ये आपके पास क्लोरीन, Be में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये, तो यहाँ पर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन Be में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मतलब ये कि ये आपके पास इसके लिए भी अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास MgCl2 है, MgCl2 यार मॉलिक्यूल नहीं है, आर्कटिक थ्योरी सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड के लिए। अरे चलो ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। अब देखो आर्कटिक थ्योरी सराउंडिंग एटम के लिए अप्लाई होता है, लेकिन एक्सेप्ट, आपने ऐसा कहना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए डॉपलेट का कंसेप्ट है, डॉपलेट कंसेप्ट है। ठीक है, इसके लिए डॉपलेट का कंसेप्ट है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास H2O है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये सराउंडिंग भी है, ऐसा नहीं कि आप 8 को कंप्लीट कर ले, सराउंडिंग भी है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास डॉपलेट है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता, हम क्या करें। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डॉपलेट का कंसेप्ट लैग होता है। इसी तरह आपके पास NH3 है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये, तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अगर MCQs इस तरह आ जाए, द आर्कटिक थ्योरी आर नॉट अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई नहीं होता, तो फिर भी आपने सेंट्रल एटम में देखना है। किस में देखना है, सेंट्रल एटम। तो आर्कटिक थ्योरी अप्लाई फॉर, तो आपने सेंट्रल एटम को देखना है कि जिसके सेंट्रल एटम के लिए अप्लाई होता है तो ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं। द आर्कटिक थ्योरी आर नॉट अप्लाई फॉर, तो सेंट्रल एटम को देखे, अगर सेंट्रल एटम के लिए नहीं अप्लाई होता तो ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है, आपने सेंट्रल एटम को देखना है, क्योंकि सराउंडिंग के लिए तो अप्लाई होता है यार। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड के हवाले से पढ़ेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्सेस है और इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, इनका डिटेल हम पढ़ेंगे, MCQs करेंगे कि किस तरह प्रीवियस MCQs आए थे, किस तरह नहीं आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें भी दुआ करते रहे, मैं भी आपको करूँगा। तो अल्लाह निगहबान।